ग्रामर में जो दिक्कत है वो हमेशा से है। जिससे भी हमने ये बात कही उन लोगों ने यही सजेस्ट किया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को सही ढंग से सीख लो तो ग्रामर की दिक्कत दूर हो जाएगी। तो क्या वे लोग सही है? तो गाइस वे लोग बिल्कुल सही है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में इतने सारे कॉन्सेप्ट एक साथ सीखने को मिलते हैं तो भाई हो जाएगी ना ग्रामर की दिक्कत दूर। तो आज के इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही कवर करने वाले हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं सभी को हम बिल्कुल इजी वे में समझने वाले हैं। सारे कॉन्सेप्ट को समझने से पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है हम वो समझ लेते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, पहले हम ये जानते हैं कि स्पीच मतलब होता क्या है। तो गाइस स्पीच का मतलब होता है भाषण। अब भाषण क्या होता है, स्पीच कैसे रेडी होता है? तो स्पीच रेडी होता है कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। जो हम सेंटेंसेस वाक्य जो हम बनाते हैं, वाक्य से क्या चीज बनता है? स्पीच बनता है। किसी भी सेंटेंसेस को आपस में हम कनेक्ट करते जाएंगे तो एक स्पीच रेडी हो जाएगा और वो स्पीच होता है हमारा भाषण। अब ये सेंटेंसेस क्या होते हैं, सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? तो सेंटेंसेस बनते हैं कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स से बनते हैं। तो सेंटेंसेस बनते हैं कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, यानी कि वाक्य से। बहुत सारे वाक्य हमारे पास रहेंगे तभी तो हम किसी भी सेंटेंसेस को फ्रेम कर पाएंगे। और ये वर्ड्स के कैटेगरीज होते हैं ये 9: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल्स। ये वर्ड्स की कैटेगरीज होते हैं, 9 कैटेगरीज होते हैं ये वर्ड्स के। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो स्पीच होता है वो बनते हैं कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस से और सेंटेंसेस बनते हैं कलेक्शन ऑफ वर्ड्स से। और ये जो वर्ड्स के कैटेगरीज होते हैं वो होते हैं ये 9 कैटेगरीज, जो कि इस वीडियो में हम बहुत ही इजी वे में कवर करने वाले हैं। तो एक एक करके हम सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजीली देखने वाले हैं। तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है ताकि आपकी ये जो कंफ्यूजन है, ये जो कॉन्सेप्ट में जितने भी कंफ्यूजन होते हैं स्टूडेंट की, वो आसानी से दूर हो जाए। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं नाउन। नाउन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल टाइम में भी पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन का हिंदी मीनिंग होता है संज्ञा। नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। हम बचपन से डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं ना कि a noun is a word that the name of the things, an idea, an animal, a place or a person। मतलब संज्ञा एक ऐसा शब्द होता है जो किसी वस्तु यानी कि थिंग्स, जो किसी आइडिया यानी कि विचार, एनिमल यानी कि जानवर, प्लेस यानी कि जगह, पर्सन यानी कि व्यक्ति के बारे में बताता है, बोध कराता है, वो हमारा क्या होता है? नाउन होता है। हम बचपन में, हम स्कूल टाइम में भी पढ़े हैं कि नाउन क्या होता है। हम डेफिनेशन को पूरा रट लिए हैं। डेफिनेशन रटने के बाद में क्या आपको ये समझ में आया कि नाउन होता क्या है? गाइस अगर डेफिनेशन पढ़ने से अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो हम बचपन में ही सीख लिए होते हैं कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। तो सिर्फ डेफिनेशन पढ़ने से ही आप सारे कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते। हम बचपन में डेफिनेशन पढ़े, धीरे धीरे बड़े हुए, हमारे सामने लॉन्ग सेंटेंसेस हमें देखने को मिले और हम सेंटेंसेस को देखकर घबरा जाते हैं कि इसमें नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है। और ये कंफ्यूजन इसीलिए आती है, ये घबराहट इसीलिए आती है क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ा है और हम लोगों ने इसके रियल मीनिंग को हम लोगों ने नहीं समझा है। तो आज के इस वीडियो में हम एकदम ट्रिक के साथ ये समझने वाले हैं कि नाउन को झट से कैसे पहचानना है, प्रोनाउन का यूज कब करना है, वर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं, बिल्कुल इजी वे में हम समझेंगे। और मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको एक बार में ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो नाउन को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है सी, फील, टच। हाथ में काउंट कर लीजिए, ये 3 होते हैं, सी, फील, टच। इससे आप पहचान सकते हैं कि नाउन क्या है। सी यानी कि जिसे हम देख सकते हैं, जो हमें दिखाई देता है। फील यानी कि जो हम फील कर सकते हैं, महसूस करते हैं। और टच यानी कि जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सभी क्या है? नाउन है। वर्ल्ड में जितने भी थिंग्स हैं जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सभी नाउन है। से यानी कि जो हमें दिखाई देती है, फॉर एग्जाम्पल चेयर, चेयर हम देख सकते हैं ना, ये हमारा नाउन है। फैन, फैन हम देख सकते हैं, ये भी हमारा नाउन है। टेबल, टेबल को हम देख सकते हैं, ये भी हमारा नाउन है। बुक, बुक को हम देख सकते हैं, ये भी हमारा नाउन है। यानी कि जो हमें दिखाई दे रहा है वो सभी नाउन है। वर्ल्ड में जितने भी कुछ आप देख सकते हो वो सभी नाउन है जिसे हम देख सकते हैं। फील की बात करें, जिसे हम महसूस करते हैं, जैसे कि एयर, हवा, हवा को आप महसूस करते हैं। गार्डन में जाते हैं, गार्डन में जब हवा चलती है हमारी बॉडी को टच करती है तो हमें फील होता है ना कि आज ठंडी हवा चल रही है या फिर गर्म हवा चल रही है, हमें महसूस होता है, हम फील करते हैं। तो जिसे हम फील कर सकते हैं वो भी क्या है? नाउन है। हैप्पीनेस, हम आज खुश है, ये हम फील करते हैं, दिखाई नहीं देता लेकिन हम फील करते हैं, अंदर से खुशी खुशी वाली फीलिंग आती है, वो क्या है? नाउन है। इलनेस, आज पैरों में दर्द है, बदन में दर्द है, ये क्या है?
हमें फील होती है ना, दिखाई नहीं देता, सिर में दर्द है, क्या दिखाई देता है? कोई दूसरा व्यक्ति देखकर समझ जाएगा कि इसके सिर में दर्द है? बाहर में सिर पे तो लिखा नहीं रहता है कि सिर में दर्द है। नहीं, हम देख के नहीं पहचान सकते, जिसे फील होता है वही ये पहचान सकता है। तो फील करना ही हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। और टच की बात करें कि जिसे भी आप देख सकते हैं वो वस्तु को आप छू भी तो सकते हैं। चेयर को आप देख सकते हैं तो चेयर को आप टच भी तो कर सकते हैं। फैन को आप देख सकते हैं तो फैन को टच भी तो कर सकते हैं। बुक को आप टच भी तो कर सकते हैं। तो जिसे हम देखेंगे उसे हम टच तो कर पा रहे हैं, यानी कि वो सभी क्या है? नाउन है। तो इससे बात आपको क्लियर हो गई कि नाउन क्या है? जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, वो सभी क्या है? वो सभी नाउन है। तो आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी सेंटेंस में आप जब भी आप सेंटेंसेस को फ्रेम कीजिएगा तो उसमें आपको देख के समझ में आएगा कि ये क्या है? नाउन है। तो गाइस, आपको वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन भी मिलेगा जिसमें आपको पहचानना है कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है। वो वीडियो के एंड में आपको मिलेगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आप पहले समझ जाओगे, देन आपको सेंटेंसेस में बता सकते हो कि क्या नाउन है और क्या प्रोनाउन है। तो आपको वीडियो के एंड में होमवर्क मिलेगा। और आपको सभी स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सभी की पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, नाउन को तो हम लोगों ने अच्छे से क्लियर कर लिया। अब हम बात करेंगे वर्ब की। वर्ब क्या होता है? वर्ब को हम कैसे पहचानेंगे? वर्ब का मतलब होता है क्रिया, एक्शन। किसी भी सेंटेंस में कोई काम होता है, कोई क्रिया होती है, वो क्या होता है? वर्ब। और वर्ब इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और वर्ब इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपेंस और एग्जिस्ट। क्रिया एक ऐसा शब्द का समूह है और वर्ड इज अ वर्ड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्रिया एक शब्द या शब्दों का समूह है जिनका उपयोग, दैट इज यूज, जिनका उपयोग इंगित करने के लिए किया जाता है कि कुछ होता है या मौजूद है। मतलब किसी भी सेंटेंस में वर्ब का यूज कहाँ किया जाता है? ये पहचानने के लिए कि उस सेंटेंसेस में कोई काम हो रहा है या नहीं, ये पहचानने के लिए हम वर्ब का यूज करते हैं। चलिए, डेफिनेशन से तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि डेफिनेशन तो हम बचपन में पढ़े हैं। डेफिनेशन से अभी तक हमें समझ में नहीं आया। अब एग्जाम्पल, ट्रिक हम देखते हैं कि इसे कैसे पहचाने कि ये वर्ब है। तो जब भी किसी क्रिया के लास्ट में आपको ना देखने को मिल जाए, जो भी वर्ब आपको देखने को मिल रहा है उसके लास्ट में अगर आपको ना देखने को मिले तो वो होता है वर्ब। अगर हम लिखे खेलना, यहाँ पे आपको लास्ट में क्या नजर आ रहा है? ना नजर आया ना, तो ये हमारा क्या है? वर्ब है। ये हमारा वर्ब है। खेलना, पढ़ना, लिखना, बैठना, दौड़ना, खाना, पीना, सोना, सबके लास्ट में ना आ रहा है। आप बोलोगे या देखोगे तो आपको समझ में आएगा ना कि उसके लास्ट में ना आ रहा है। जैसे पढ़ना ना आ गया, लिखना ना आ गया, सोना ना आ गया। तो जिस भी क्रिया के लास्ट में आपको ना देखने को मिले तो वो क्या है? वर्ब है। वो हमारा वर्ब है। जैसे कि चलिए कुछ वर्ब का एग्जांपल लेके देखते हैं। खेलना, खेलना को हम क्या बोलते हैं? प्ले। ये हमारा क्या है? वर्ब है। इसके तो फॉर्म्स होता है, प्ले फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म प्लेड होता है और थर्ड फॉर्म प्लेड होता है। तो यही तो हमारा वर्ब होता है जिनका यूज हम किसी भी सेंटेंस में करते हैं। सेकेंड, अगर हम कोई और वर्ब ले ले जैसे कि रीड, सेकेंड और हम कोई वर्ब ले ले जैसे कि रीड। रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ना। रीड यानी कि पढ़ना। इसके भी लास्ट में ना आ रहा है, यानी कि हमारा वर्ब है। रीड का सेकेंड फॉर्म हो जाता है रेड और थर्ड फॉर्म हो जाता है रेड। यानी कि इसका सेकेंड देखने में सेम होता है, बट इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग की जाती है। रीड, रेड, रेड। ठीक है। अगर हम ले ले जैसे खेलना हो गया, खाना ले लेते हैं। खाना को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ईट। खाना मीन्स ईट। इसके भी लास्ट में ना आ रहा है, यानी कि ये वर्ब है। इसका सेकेंड फॉर्म होता है एट और थर्ड फॉर्म हो जाता है ईटेन। ठीक है। तो ये होते हैं वर्ब। जिसके भी लास्ट में आपको ना देखने को मिलेगा वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे? वो सारे वर्ब हो जाएंगे। तो किसी भी सेंटेंस में जैसे राम खेल रहा है, तो खेलने का काम हो रहा है ना, खेलना हो रहा है ना, तो ना हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो। वर्ब पहचानने का बस यही तरीका है कि जिसके भी लास्ट में आपको ना देखने को मिल रहा है किसी सेंटेंस के लास्ट में, तो वो हमारा वर्ब होता है। ठीक है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है, हिंदी मीनिंग होता है विशेषण। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। विशेषण यानी कि किसी की विशेषता, किसी के बारे में हम कुछ बताते हैं। जैसे एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल अस द मोर अबाउट अ नाउन। मतलब नाउन के बारे में वो कुछ बताता है। एडजेक्टिव का क्या काम है? ये नाउन के बारे में कुछ बताता है। इट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन। मतलब जो नाउन होता है उसके बारे में ये संशोधित या वर्णन करता है, मतलब डिस्क्राइब करता है।
कैसे, चलिए मैं एक ट्रिक के साथ बताती हूँ। डेफिनेशन से उतना नहीं समझ में आएगा तो मैं ट्रिक के साथ आपको बताती हूँ। तो एडजेक्टिव को पहचानने का तरीका है गुड, बैड, न्यूट्रल। गुड, बैड, न्यूट्रल से हम पहचान सकते हैं कि एडजेक्टिव है। गुड यानी कि अच्छा, बैड यानी कि बुरा, न्यूट्रल यानी कि सामान्य, उदासीन। अब गुड, बैड और न्यूट्रल से हम कैसे एडजेक्टिव को पहचानेंगे? गुड यानी कि अच्छा, जब आप किसी की अच्छाई को बताते हो, जब आप किसी की अच्छाई को बताते हो, जैसे कि अगर आपको बोलना हो ब्रेव, आप किसी को देख रहे हो, बोल रहे हो बहुत ब्रेव है, बहुत बहादुरी से काम करता है, तो आप उसकी क्या कर रहे हो? अच्छाई कर रहे हो ना, उसकी अच्छाई बता रहे हो आप, तो वो हमारा एडजेक्टिव हो गया। किसी की अच्छाई आप बता रहे हो, जैसे कि आप किसी लड़की को देख लिए तो आप ब्यूटीफुल बोल रहे हैं, तो उसकी अच्छाई को बता रहे हो कि वो देखने में बहुत ही सुंदर है, ब्यूटीफुल है, उसकी अच्छाई बता रहे हो, तो वो क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव हो गया। अगर आपको बोलना हो वो बहुत मेहनत करती है, वो हार्ड वर्किंग है, तो हार्ड वर्किंग क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव हो गया। आप जब भी आप किसी की अच्छाई बताओगे, उसकी गुड क्वालिटीज को बताओगे, तो वो हमारा एडजेक्टिव होगा। अब है बैड, जब आप किसी की बुराई करोगे, जैसे अगली, अगर आपने किसी को देखी बोला वो देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं है, बस सूरत है, ठीक है, अगली यानी कि बस सूरत है, देखने में कुरूप है, तो वो आप किसी की बुराई कर रहे हो ना, तो वो देखने में अच्छी नहीं है, आप किसी की बुराई कर रहे हो, तो वो भी क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव हो गया। अगर आपको बोलना हो टिमिड, यानी कि वो बहुत डरपोक है, हमेशा डरता है, टिमिड है, डरपोक है, घर में बैठा रहता है, किसी से बात नहीं करता है, तो वो भी आप किसी की बुराई बता रहे हो ना। या फिर आपको बोलना हो डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट यानी कि बहुत बेईमान है, हमेशा बेईमानी करता है, यानी कि उसकी बुराई, बैड क्वालिटीज आप बता रहे हो, तो वो भी हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो जब आप किसी के एडवाइस, किसी की अच्छी क्वालिटी, गुड क्वालिटीज बताओगे, तो भी वो आपका एडजेक्टिव है, बैड क्वालिटीज बताओगे, वो भी आपका एडजेक्टिव है। और न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल यानी कि सामान्य, उदासीन। जैसे कि अगर आप किसी, जैसे कि लॉन्ग, लॉन्ग यानी कि लंबा, मान लो आपके सामने से एक लड़का, मान लो आपके सामने से कोई गुजर के जा रहा है, वो काफी लंबा है, मतलब नॉर्मल जितनी लंबाई होनी चाहिए उससे ज्यादा वो लंबा है, तो उसे देखकर आप ये तो बोलोगे ना कितना लंबा है वो, तो उसकी लंबाई क्या उसकी बैड क्वालिटीज है या गुड क्वालिटीज है? क्या है उसका लंबा होना बैड क्वालिटीज है या गुड क्वालिटीज है? कुछ भी नहीं है। ना आप उसकी अच्छाई कर रहे हो, ना आप उसकी बुराई कर रहे हो, आप सिर्फ देखकर आपने कमेंट किया कि वो देखने में लंबा है, वो नॉर्मल जितनी लंबाई होती है उससे वो लंबा है, तब उसकी ना बुराई कर रहे हो ना अच्छाई कर रहे हो, वो न्यूट्रल है, सामान्य है, तो वो भी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। जैसे कि आपको लिखना हो हेल्दी, मान लो कोई बच्चा है, आपके सामने एक बच्चा है, वो थोड़ा हेल्दी है, तो आप उस बच्चे को देखकर बोलोगे ना कि वो हेल्दी है, गोलू मोलू सा है, क्यूट सा है, तो क्या आप उसकी बुराई कर रहे हो या फिर उसकी अच्छाई बता रहे हो? नहीं, ना आप उसकी अच्छाई बता रहे हो ना आप उसकी बुराई बता रहे हो, आप बस उसको देखकर आपने बस इतना कहा कि वो हेल्दी है, मतलब गोलू मोलू सा है। तो ऐसे वाले सिचुएशन में आपको जब उसकी ना बुराई कर रहे हो ना अच्छाई कर रहे हो, तो वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव आप 3 तरीके से पहचान सकते हो, गुड, बैड, न्यूट्रल। इन 3 तरीके से आप समझ सकते हो कि वो एडजेक्टिव है, तो किसी भी सेंटेंस में आप एडजेक्टिव पहचान सकते हो। नेक्स्ट हमारा एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। अभी हम लोगों ने क्रिया देखा, क्रिया यानी कि वर्ब, और विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। ये हमारा 2 याद रखिएगा, क्रिया यानी कि वर्ब था और एडजेक्टिव, विशेषण यानी कि एडजेक्टिव था। ये दोनों को मिलाकर हमारा क्या बन गया? ये दोनों को मिलाकर ही एडवर्ब बन गया, क्रिया विशेषण बन गया। देखिए VER भी आपको नजर आ रहा है, एडवर्ब का AD आपको नजर आ रहा है, ठीक है। यानी कि इसमें जो आपको एडवर्ब कैसे पहचानेगा, जिसमें क्रिया भी होगा विशेषण भी होगा, वो हमारा एडवर्ब होगा। An adverb is a word that describes or gives more information about a word. An adjective another adverb. मतलब ये जो है ना वो किसी की विशेषता या फिर क्रिया के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, ज्यादा जानकारी देता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हमारे माइंड में ये अच्छे से फिट हो जाए। जैसे अगर हमें बोलना हो रोहन रन स्लोली, मतलब इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ? रोहन धीरे दौड़ता है, स्लोली यानी कि धीरे। तो सबसे पहला तरीका, एडवर्ब पहचानने का सबसे पहला तरीका, जब भी किसी वर्ड में, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर स्लोली लिखा था ना, तो स्लोली में आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? LY नजर आ रहा है। तो जब भी किसी भी सेंटेंस में आपको LY नजर आ जाए, देखने को मिले, यानी कि वो आपका एडवर्ब है। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आपको LY देखने को मिले, वो आपका एडवर्ब है। जैसे कि स्लोली हो गया, स्विफ्टली हो गया, स्विफ्टली के भी लास्ट में LY आता है, तो वो भी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो ये तो नॉर्मल हो गया कि जिसके लास्ट में LY आएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा एडवर्ब होगा। लेकिन बहुत सारे एडवर्ब ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में LY नहीं आता है, तो उसको कैसे पहचाने? तो गाइस उसको पहचानने का भी तरीका है। हमने बोला रोहन रन्स
स्लोली, रोहन धीरे दौड़ता है। तो रोहन का जो क्रिया हो रहा है, क्या हो रहा है, धीरे दौड़ने का हो रहा है। यहाँ पर क्रिया क्या हो रहा है, धीरे दौड़ने का काम हो रहा है। जब भी आप क्रिया और उसकी विशेषता, आप उसकी विशेषता भी बता रहे हो कि वो धीरे दौड़ रहा है, आप उसकी क्रिया के भी बारे में बात कर रहे हो और उसकी विशेषण भी बता रहे हो, तो वो हमारा एडवर्ब होता है। तो रोहन रन स्लोली, रोहन धीरे दौड़ रहा है। अगर हम बोले रोहन रन फास्ट, यानी कि रोहन तेज दौड़ रहा है, रोहन का दौड़ने का काम तेज हो रहा है। रोहन रन जेंटली, रोहन जो है आराम से दौड़ रहा है, हवाओं का मजा लेते हुए आराम से दौड़ रहा है। या फिर रोहन रन्स रैपिडली, यानी कि पूरा तेजी से दौड़ रहा है, रैपिडली यानी कि पूरा तेजी से वो दौड़ रहा है। तो किसी भी सेंटेंस में अगर क्रिया और विशेषण आपको दोनों एक साथ देखने को मिल रहा है, यानी कि वो आपका एडवर्ब। अब नेक्स्ट हमारा है प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी कि हम प्रोनाउन का मतलब हो गया सर्वनाम। अभी इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको प्रोनाउन के बारे में अच्छे से क्लियर मैंने किया था कि प्रोनाउन होते क्या है, प्रोनाउन का यूज हम किसी भी सेंटेंस में क्यों करते हैं। इसका मतलब होता है अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन, मतलब नाउन के जगह पे आपको प्रोनाउन का यूज करना होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम बोलना हो रोहन इज अ डॉक्टर, ठीक है, हम यहाँ दो सेंटेंस लेते हैं। रोहन इज अ डॉक्टर, ये हमारा सिंपल सा सेंटेंस है। रोहन क्या है, रोहन डॉक्टर है। अगर हम फिर से सेंटेंस बनाए, रोहन इज माई फ्रेंड, रोहन मेरा क्या है, फ्रेंड है, रोहन इज माई फ्रेंड। यहाँ भी हम लोगों ने रोहन बोला, यहाँ भी हम लोगों ने रोहन बोला। तो एक ही भी सेंटेंस में अगर आप एक स्पीच रेडी कर रहे हो, तो बार बार आप नाउन का जिक्र नहीं कर सकते। ये रोहन क्या है, ये रोहन हमारा नाउन है। तो एक जो सेंटेंस आप कंप्लीट कर रहे हैं, ये सेंटेंस में आपको बार बार नाउन का जिक्र नहीं करना होता है। तो नाउन का जिक्र नहीं करने के लिए हम वहां पर प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपका रोहन, किसी लड़के का नाम रोहन है, तो वो रोहन एक क्या है, बॉय है, किसी मेल है, तो उसकी जगह पे हम ही का यूज करेंगे। अगर हमारा कोई गर्ल रहती तो गर्ल की जगह पे हम सी का यूज करते। तो कोई भी प्रोनाउन का यूज हम तभी करते हैं जब हम नाउन को रिप्लेस करके वो प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम ही बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम ही बोलेंगे। तो हो जाएगा रोहन इज अ डॉक्टर, रोहन एक डॉक्टर है, ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। तो बार बार आप एक सेंटेंस में नाउन का जिक्र नहीं कर सकते, क्योंकि सेंटेंस बहुत ही अटपटा सा हो जाएगा। इसीलिए उस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए हम उसमें प्रोनाउन का यूज करते हैं। और प्रोनाउन का यूज हमेशा नाउन के लिए होता है, नाउन को रिप्लेस करके वहां प्रोनाउन का यूज किया जाता है। आपके क्या क्या प्रोनाउन हो सकते हैं, यू हो सकते हैं, वी हो सकते हैं, दे हो सकते हैं, या फिर ही हो सकते हैं, सी हो सकते हैं, इट हो सकते हैं। ये सब हमारे प्रोनाउन हो सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब हमारे प्रोनाउन है। तो आपको किसी भी सेंटेंस में बार बार नाउन का जिक्र नहीं करना है, उनकी जगह इन प्रोनाउन का यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक। बहुत ही लंबा नाम है हिंदी नाम, इसलिए हम हिंदी नाम में नहीं जाते, बस इतना याद रखिएगा। प्रेपोजिशन यानी कि संबंध जो सूचक, यानी कि किसी में संबंध बताने का काम करता है। जैसे a preposition is a word usually placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other words in a sentences। मतलब preposition का काम क्या होता है, preposition का काम होता है किसी भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन जो होता है उनको वर्ड से रिलेशन बताने का काम करता है। कौन, preposition होता है। सिंपल तरीके से अगर हम बोले कि preposition का मतलब होता है किसी की पोजीशन को बताना। प्री, देखिए यहाँ पर प्री प्लस पोजीशन, यानी कि ये किसी की पोजीशन, जगह को बताने के लिए हम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस लिखते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ जो आपका सेंटेंस क्या हुआ, बुक टेबल पर है, यानी कि टेबल, बुक का पोजीशन कहाँ है, टेबल पे है। तो ये कौन बताया, पोजीशन बताने का काम कौन किया। ऊपर के लिए हम किन वर्ड का यूज किए, हम ऑन का यूज किए। ऑन का मतलब ही हो गया ऊपर, ठीक है, ऑन का मतलब ऊपर। तो हमारा पोजीशन बताने का काम कौन किया, ऑन किया। तो किसी भी सेंटेंस में किसी चीज की पोजीशन की बात अगर आप बताते हो, तो वहां पे आपको प्रेपोजिशन का यूज करना होगा। तो हम बोले जो बुक है कहाँ है, बुक की पोजीशन कहाँ है, टेबल के ऊपर है, इसलिए वहां पे ऑन का यूज किया। प्रेपोजिशन हमारा क्या क्या हो सकता है, इन हो सकता है, ऑन हो सकता है, अपॉन हो सकता है, एट हो सकता है, अंडर हो सकता है, और भी बहुत सारे प्रेपोजिशन होते हैं, बहुत सारे प्रेपोजिशन होते हैं जो मैंने आपको प्रेपोजिशन वाली क्लास में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप प्रेपोजिशन नहीं देखे तो आप हमारे प्रेपोजिशन वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं, जो काफी लोगों ने पसंद किया है। तो किसी भी सेंटेंस में अगर आपको किसी वस्तु की पोजीशन के बारे में बताना हो, तो वहां पे आप प्रेपोजिशन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब होता है दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करना।
जैसे अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू जॉइनिंग अदर वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। मतलब किसी भी जो वाक्य होता है, दूसरे शब्द होते हैं, उन सबको जोड़ने का काम कौन करता है? कंजंक्शन करता है। सभी को जोड़ने का काम कंजंक्शन का होता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, दो सेंटेंस हम लिखते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। नेक्स्ट सेंटेंस, रोहन इज अ गुड बॉय। रोहन इज अ गुड बॉय। यहाँ पर दो सेंटेंस हम लिखते हैं ना, दो सेंटेंस हमारा, एक है राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। दूसरा सेंटेंस रोहन इज अ गुड बॉय, रोहन एक अच्छा लड़का है। तो दोनों सेंटेंस तो एक ही है ना, कि राम भी अच्छा लड़का है, रोहन भी अच्छा लड़का है, बस नाम चेंज है, बाकी सेंटेंस तो सही है ना, एक ही है, सेंटेंस एक ही है। तो इन दो वर्ड्स को कनेक्ट करके हम एक लॉन्ग सेंटेंस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? हम बोलेंगे राम एंड रोहन। राम एंड रोहन आर गुड बॉय। राम और रोहन गुड बॉय है, यानी कि अच्छे लड़के हैं। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम किसने किया है? एंड ने किया है। और ये एंड हमारा क्या है? ये एंड हमारा है कंजंक्शन। तो यही तो मैं आपको समझा रही हूँ कि दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करना किसका काम है? कंजंक्शन का काम है। अब कंजंक्शन पे भी बेस्ट मैंने वीडियोस बना रखी हूँ, बहुत सारे कंजंक्शन होता है, तो आपको सभी कंजंक्शन को अच्छे से समझ लेना है। तो आप हमारे कंजंक्शन वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। बस मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ कि कंजंक्शन होते क्या है? दो सेंटेंस, दो अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करके एक लॉन्ग सेंटेंसेस को फ्रेम करने का काम ही कंजंक्शन का होता है। ठीक है। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक। नाम काफी बड़ा है। अब मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताती हूँ। देखिए, यहाँ पे अगर हम टर को हटा देते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये हमारा सेंटेंस कुछ इस, ये हमारा वर्ड कुछ इस तरह का बन जाता है ना, इंजेक्शन। ये क्या हो गया? इंजेक्शन। इंजेक्शन तो आपको बचपन में पढ़े होंगे, बड़े में भी पढ़े होंगे ना। इंजेक्शन जब लगता है तो अचानक हमें फीलिंग्स होती है ना, अचानक हमें अजीब सा महसूस होता है। तो वही महसूस इंटरजेक्शन में भी होता है। कैसे होता है? चलिए देखते हैं। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड फ्रेजेस दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सरप्राइज, पेन, प्लेजर एक्सेट्रा। मतलब कि इंटरजेक्शन का काम होता है सेंटेंस में सरप्राइज, पेन, प्लेजर को एक्सप्रेस करने का। यानी कि मैंने जो बताया कि आपको इंजेक्शन जब लगता है तो अचानक से आपको फीलिंग्स होती है ना, तो इंटरजेक्शन में भी अचानक से फीलिंग होगी। जैसे ये अचानक से कोई फीलिंग्स आती है, एक्साइटमेंट वाली भी जो फीलिंग्स आती है, वो होता है इंटरजेक्शन। जैसे मान लो आप घर में थे, अचानक घर का दरवाजा आपने खोला और आगे सामने देखा कि बहुत ही अच्छा कार खड़ा है, तो आपके मुंह से झट से निकलेगा वाओ व्हाट अ कार। आप क्या बोलेगा? वाओ व्हाट अ कार। तो ये जो वाओ अचानक से आपके मन में ये आया ना, अचानक आपने दरवाजा खोला, आपके सामने कार है और आप देख के ही बोल रहे वाओ व्हाट अ कार। आप सरप्राइज हो गए, देखकर सरप्राइज हो गए। तो उस वाले जो आपके अचानक जो फीलिंग्स निकले ना, वाओ, ये हमारा क्या है? ये हमारा इंटरजेक्शन है। कोई गलती हो जाती है तो हम बोलते हैं ना, ओ नो मिस्टेक हो गई, ओ नो, इस तरह से बोलता है ना। या फिर ओ गॉड, क्या मैंने लिख दिया, ओ गॉड, इस तरह से भी हम बोलते हैं। या फिर OMG, बहुत यूज करते हैं ना, OMG, ओ माई गॉड, जिसे हम बोलते हैं। या फिर हम किसी मैच वगैरह जीत जाते हैं तो हम बोलते हैं ना हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हम बोलते हैं ना। तो हुर्रे भी हमारे अचानक फीलिंग्स आती है, वो भी हमारा इंटरजेक्शन हो गया। या फिर चीयर्स, बहुत सारे मैच जीत गए, हम चीयर्स का भी यूज कर सकते हैं। या ब्रेवो, किसी को शाबाशी देते हुए बोलते हैं ना ब्रेवो। ये सब क्या है? ये सब इंटरजेक्शन है। तो आपको ये याद रखनी है कि अचानक जो आपको फीलिंग्स जो आती है, आपके मन में जो फीलिंग्स आती है एक्साइटमेंट वाली, या फिर कोई सा भी फीलिंग्स आती है अचानक, लेकिन आती है सरप्राइज हो, पेन हो, प्लेजर हो, वो सभी क्या है? इंटरजेक्शन है। ठीक है, इंटरजेक्शन भी हो गए क्लियर। अब हमारे लास्ट जो यूजेस है वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं स्पोकन इंग्लिश में। आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन एज अ स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। आर्टिकल्स जो है तो शब्द होता है ना जो संज्ञा के स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, या अनस्पेसिफिक यानी कि अविशिष्ट रूप को डिफाइन करते हैं। तो चलिए हम इसके डेफिनेशन पे नहीं जाते। आर्टिकल्स होते क्या है? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आर्टिकल्स होते हैं एन द। एन द, ये हमारे क्या है? आर्टिकल्स है। ए का यूज हम करते हैं कॉन्सोनेंट। जितने भी हमारे अल्फाबेट में कॉन्सोनेंट होते हैं सबके साथ हम क्या यूज करते हैं? सबके साथ हम यूज करते हैं ए का। सबके साथ यूज होता है ए। और एन का यूज हम किसके साथ करते हैं? जितने भी हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवल्स होते हैं उनके साथ हम एन का यूज करते हैं। लेकिन द का यूज कब करते हैं?
वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले हम ए और ए एन पे फोकस करते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा अम्ब्रेला, बहुत कॉमन है ना अम्ब्रेला। अब इसमें आप पहचान कर बता सकते हो कि इसमें क्या लगेगा, ए लगेगा या ए एन लगेगा। तो आप बोलोगे वॉवेल्स, वॉवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। बचपन से पढ़ते आ रही है, 5 वॉवेल्स होते हैं। तो यहाँ पे यू आपको देखने को मिल रहा है ना, यू है ना, यानी कि इसमें क्या लगेगा? ए एन लगेगा। क्लियर? बहुत इजी था, पहचान के हम लोगों ने लगा दिया, ए एन लगता है, ए एन लगा दिया। नेक्स्ट हम लिखते हैं यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी। अब इसमें आप बताइए क्या लगेगा? यहाँ भी यू है, यहाँ यू है, तो यहाँ भी ए एन लगेगा, है ना, क्योंकि वॉवल्स के साथ ए एन लगता है ना, ए एन लगेगा। गाइस नहीं, इसमें ए एन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? यहाँ तो हम लोगों ने पढ़ा ए के साथ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के साथ ए लगेगा और वॉवेल्स के साथ ए लगेगा, लेकिन ये तो हमारा कॉन्सोनेंट है, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम हिंदी में बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी। ये है यूनिवर्सिटी। तो ये जो य आपको नजर आ रहा है, ये तो य कॉन्सोनेंट है, य कॉन्सोनेंट है ना, क से य तक होता है वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कॉन्सोनेंट के साथ तो ए लगाना है, इसलिए इसके साथ हम ए लगाएंगे, ए एन नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये आपको समझना है। अ से आ तक, यानी कि जो हिंदी की मात्राएं होती है ना, अ से आ तक, उसके साथ आपको वॉवेल्स लगाने, ए एन लगाने हैं, और जो क से ग तक जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनके साथ ए लगाने हैं। जैसे कि अगर मैंने लिखा यहाँ पर आवर, यहाँ पे देखिए एच है ना, एच के साथ हमें, एच हमारा कॉन्सोनेंट होता है तो हम ए का यूज करेंगे नहीं। आवर को अगर हिंदी में हम लिखे तो हम इस तरह से लिखेंगे आवर। आवर जो ये आ नजर आ रहा है, ये तो वॉवल्स हो गया ना, हिंदी मात्राएं हो गया, वॉवल्स हो गया, तो इसके साथ हमें क्या लगाना है? इसके साथ हमें ए एन लगाना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो आप बोल रहे हो ना, तो आपको पहचानना है कि वो वॉवल्स है या नहीं। प्रोनाउंसिएशन से आपको पहचानना है, उसके आगे वाले लेटर्स से नहीं पहचानना है कि वॉवल्स है या नहीं। आगे वाले लेटर्स से अगर हम पहचानने गए तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए आपको लेटर्स से नहीं, आपको प्रोनाउंसिएशन से पहचानना है। ए और एन कहाँ लगेगा, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि द का यूज हम कब करते हैं। द का यूज हम यहाँ पर रूल्स ऑफ द देखते हैं, ठीक है, रूल का द का रूल देखता है कि द का यूज कहाँ होता है। तो द का यूज होता है पर्टिकुलर और स्पेसिफिक थिंग्स के लिए। किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक थिंग्स के लिए हम द का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लिखते हैं काउ गिव्स मिल्क। इसका हिंदी मीनिंग हो गया काउ गिव्स मिल्क, यानी कि गाय दूध देती है, ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग हो गया काउ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है। नेक्स्ट हो गया द काउ इज रेड, गाय लाल है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ हम लोगों ने काउ के साथ द का यूज नहीं किया, यहाँ काउ के साथ द का यूज किया। ऐसा क्यों? दोनों तो काउ है, दोनों तो गाय है, लेकिन इसके साथ यूज क्यों नहीं हुआ? ये बात, ये आप ध्यान से सुनिए। मैंने यहाँ पर बोला था काउ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है, यानी कि जितनी भी वर्ल्ड में जितनी भी गाय है सभी दूध देती है। आप किसी भी स्पेसिफिक थिंग्स की बात नहीं कर रहे, आप जितने भी गाय होते हैं सबकी बात करें कि गाय दूध देती है, इसलिए इसमें द का यूज नहीं किए। और यहाँ बोले द काउ इज रेड, गाय लाल है, तो क्या जितने भी गाय हैं वर्ल्ड में सभी लाल है, सभी रेड है? नहीं, आप किसी पर्टिकुलर गाय की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में बात करेंगे तो उसमें द यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप किसी एक पर्टिकुलर गाय की बात करें कि वो लाल है, गाय लाल है, इसलिए इसमें द का यूज किए। और यहाँ पे काउ गिव्स मिल्क बोले थे, ये किसी पर्टिकुलर गाय के बारे में नहीं बोले थे, ये सभी गाय के बारे में बोले थे, गाय दूध देती है। नेक्स्ट और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर हमें बोलना हो द मैन इज रनिंग, द मैन इज रनिंग यानी कि आदमी दौड़ रहा है। और नेक्स्ट सेंटेंस बोलेंगे मैन इज मोर्टल, मैन इज मोर्टल यानी कि मनुष्य नश्वर है, यानी कि मरणशील है, यानी कि मनुष्य एक न एक दिन सभी को मरना है। तो यहाँ पे मैन के साथ हम लोगों ने द लगाया, यहाँ मैन के साथ हम लोगों ने द नहीं लगाया। क्यों? वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या बोले, द मैन इज रनिंग, आप बोले कि आदमी दौड़ रहा है, तो क्या वर्ल्ड में जितने भी आदमी है सभी दौड़ रहे हैं? नहीं ना, आप किसी पर्टिकुलर आदमी के बारे में बात करें, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए द का यूज किए। और मैन इज मॉर्टल, आप ये किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहे, वर्ल्ड में जितने भी इंसान है सभी को एक न एक दिन मरना है, सभी मॉर्टल है, सभी मरणशील है, इसलिए इसमें द का यूज नहीं किए। तो आपको यही याद रखना है, जब आप किसी पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में बात करें तो उसमें आपको द का यूज करना है, और पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में बात ना करें तो वहां पे द का यूज नहीं करना है।
आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए हैं। तो इसी के साथ हम लोगों ने जितने भी 9 कॉन्सेप्ट पार्ट ऑफ स्पीच के सभी को बहुत ही इजी वे में कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं होमवर्क में कि आपका होमवर्क क्या है। तो आपका होमवर्क है रोहन इज अ वेरी गुड बॉय। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको इसे पहचानना है कि इसमें नाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है। आपको ये सारे पहचान कर आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। जैसे यहाँ पर रोहन लिखा हुआ है, ये नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्या है, इसके बगल में इसका आंसर लिखना है। तो इस तरह से आपको इसको फ्रेम करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि सभी ऐसे वीडियोस को विजिट कर पाए। अगर आपको प्रेपोजिशन वाली वीडियोस को देखना है तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके हमारे प्रेपोजिशन वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जो वीडियो पे आपको दिक्कत है वो वीडियोस को आप विजिट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पर बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक